तो अब हम वर्तमान की प्रासंगिकता के हिसाब से अगर सोचे तो तथागत बुद्ध ने उस समय जो गुरुओं की परिभाषा की या गुरुओं के प्रकार बताए, श्रेष्ठ गुरु बताए, आज वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता को समझने के लिए हम संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को ले सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी समाज का नेतृत्व करने का काम करते हैं, उनके अंडर में कार्यकर्ता होते हैं, उनका मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, वो समाज में गुरु की भूमिका में होते हैं वर्तमान में। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी गुरु माना जा सकता है क्योंकि वो मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। तो अब हम लोहित्य सूत्र के अनुसार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने प्रकार के होते हैं, लोहित्य सूत्र को ध्यान में रखते हुए। तो पहले प्रकार का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पहले प्रकार के समाज में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिनको ना ही मूल निवासी महापुरुषों के उद्देश्य की जानकारी है, ना ही उनके सिद्धांतों की जानकारी है, ना ही उनकी विचारधारा की जानकारी है, ना ही महापुरुषों के जीवन संघर्ष की जानकारी है। जब ये जानकारी नहीं है तो उसके हिसाब से आचरण करना तो बहुत दूर की बात है। जानकारी भी नहीं है, आचरण भी नहीं है, फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और समाज को बताते फिरते हैं आपने ऐसा करना चाहिए, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने ये काम करना चाहिए, आपने वो काम नहीं करना चाहिए। तो ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ऐसे बने हुए हैं वे राष्ट्रीय अध्यक्ष दोषारोपण के काबिल है। तो ऐसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं ये जब लोगों को बताने का काम करते हैं, लोगों को सुनाने का काम करते हैं, तो कोई इनकी सुनता नहीं है, ना ही कोई इनकी मानता है, ना ही सुनता है, ना ही मानता है, और ना ही उनके द्वारा कोई बात कही जाती है तो उसके ऊपर चलता है। वो ना ही उसकी बात सुनते हैं, ना उसकी तरफ ध्यान देते हैं, ना ही उसकी बात मानते हैं, और उसके ऊपर व्यवहार करने का तो बहुत दूर की बात है। तो इसी का एक ऐसी उदाहरण बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि वे उत्तर भारत गए थे तो वहां 12 संगठन के 12 राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी से मिलने आए। जब मिलने आए तो वामन मेश्राम जी ने उनसे पूछा, उनसे कहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा, तो मेश्राम जी ने कहा कि फिर आपकी राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं बनी है, लेकिन अभी प्रोसेस में है। फिर मेश्राम जी ने कहा कि चलो कार्यकारिणी नहीं है, लेकिन आपके कुछ 2-4 कार्यकर्ता तो होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, कार्यकर्ता भी अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन बन जाएंगे। तो ये जो उदाहरण जो वामन मेश्राम जी ने दिया, ये वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिन्हें इन सब बातों की जानकारी नहीं है, फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। अगर सुनने वाला होता तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति तो होती, कम से कम 2-4 फॉलोवर तो होते जिनको वो साथ में लेकर आते मीटिंग में, लेकिन ऐसा नहीं है। अब नहीं होने के बावजूद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उसकी किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरा तो किया नहीं है। संगठन का निर्माण कर दिया, रजिस्ट्रेशन करा दिया, नाम के आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख दिया, हो गया। तो ऐसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन राष्ट्रीय अध्यक्षों पर लोहित्य सूत्र में कही गई बात बराबर फिट बैठती है कि ऐसे लोहित्य सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं कि ऐसे गुरुओं को पहले समझाना चाहिए कि भाई पहले आप ही तो सिद्धांतों की जानकारी ले लो, उसके अनुसार आचरण करो, और बाद में फिर गुरु का पद संभालना। तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्षों पर वो बात लागू होती है कि आप पहले महापुरुषों के जीवन संघर्ष की, उद्देश्य की, सिद्धांत की, विचारधारा की जानकारी अच्छे से अपने मन मस्तिष्क में उतार लो और फिर उसके अनुसार अपना आचरण करो, और बाद में फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बारे में सोचना। तो वो ऐसा तो नहीं करते, लेकिन नहीं साहब हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
तो लोहित सूत्र में जो बात कही गई है वो बात इन राष्ट्रीय अध्यक्षों पर भी लागू होती है। वो बात ये है कि तथागत बुद्ध कहते हैं कि ऐसे गुरुओं से कहना चाहिए कि आप ऐसी स्त्री के सामने प्रणय निवेदन कर रहे हैं जो स्त्री आपको देखकर अपना मुंह फेर लेती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वैसे है, वो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं या उनके मन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कामना है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए वो मुंह फेर देती है। वो तो समर्थन में है नहीं, रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो नहीं रही है। तो ऐसी स्त्री के सामने अगर निवेदन करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट तो आने वाला है नहीं, जो आपको देख के मुंह फेर लेती है। ऐसा उन गुरुओं को समझाना चाहिए, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। और ऐसा इन राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी समझाना चाहिए कि भाई दुनिया में केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ही एक मात्र काम नहीं है। दुनिया में बहुत सारे काम है जिसे करके प्रसिद्धि कमाई जा सकती है। अपने अंदर के हुनर को जानकर पहचानकर प्रसिद्धि कमाई जा सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ही एक काम थोड़ी बचता है। तो ये पहले प्रकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिनकी समाज में भर्त्सना की जानी चाहिए, जिनकी आलोचना की जानी चाहिए, जिनके ऊपर दोषारोपण दिया जाना चाहिए। ये ना ही मार्गदर्शन करने के काम के होते हैं, ना ही किसी का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। केवल मात्र लोभवश कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें कहना चाहिए, उस लोभवश राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए होते हैं। ये पहले प्रकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष। समाज में दूसरे प्रकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिन्हें मूल्यवासी महापुरुषों के उद्देश्य, सिद्धांत, विचारधारा की जानकारी थोड़ी बहुत जानकारी होती है, लेकिन उस सिद्धांत, विचारधारा और उद्देश्य के अनुरूप उनका आचरण नहीं होता है। जानकारी होती है लेकिन आचरण उसके हिसाब से नहीं होता है। जब आचरण नहीं होता है तो ऐसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जब समाज में जाते हैं और प्रचार करते हैं तो लोग उनकी बात को सुनते हैं, लोग उनकी बात पर ध्यान भी देते हैं, लोग उनकी रैलियों में, उनके कार्यक्रमों में आते भी हैं, लेकिन फिर लोग उनकी कही हुई बातों के अनुसार काम नहीं करते हैं। वो अपने हिसाब से ही आचरण करते हैं, उनके अनुसार काम नहीं करते। तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं कि वो उद्देश्य और विचारधारा को जानते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, ज्योतिराव फुले का नाम लेते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, बड़े बड़े स्तर पे रैली भी करने का काम करते हैं, लेकिन एक मौके पर वो किसी मिश्रा के समर्थन में रैली करते हैं, या ब्राह्मणों ने किसी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किनके बारे में बोल रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महापुरुषों के बारे में जानकारी भी है, लेकिन आचरण उनका उस उद्देश्य और सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। वो बीजेपी जिनको खड़ा कर देती है, ब्राह्मणों की पार्टियां या ब्राह्मणों के संगठन जिनको खड़ा कर देते हैं, उनके समर्थन में चले जाते हैं। और नाम किसका लेते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का, ज्योतिराव फुले का, शाहू जी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम इनका लेते हैं और जाते ब्राह्मणों के पीछे है। तो सिद्धांत के अनुसार उनका आचरण नहीं है। ये दूसरे प्रकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यही तथागत बुद्ध ने लोहित सूत्र में बताया था। दूसरे प्रकार के गुरु, जब आचरण वैसा नहीं है तो लोग भी फिर उसके हिसाब से आचरण नहीं करेंगे, लोग भी अपने अपने तरीके से आचरण करने लगते हैं। तो ऐसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, उन राष्ट्रीय अध्यक्षों पर लोहित सूत्र में जो बात कही गई है कि इनको पहले, पर ऐसे गुरुओं को पहले समझाना चाहिए कि भाई पहले आप सिद्धांतों को जान और समझ लेने के बाद उसके अनुसार अपना आचरण करिए। तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी पहले समझाना होगा कि आप जो बातें बताते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं बाबा साहब के नाम पर, जय भीम करते रहते हैं, और फिर समय आया तो मिश्रा का प्रचार करने चले जाते हैं। तो आप पहले अपने व्यवहार में सुधार करिए, अपना व्यवहार सिद्धांतों के अनुसार बनाइए,
और उसके बाद में फिर लोगों का मार्गदर्शन करने का काम करिए। ये काम आपने पहले करना चाहिए। ये लोहित सूक्त बताता है। लोहित सूक्त की दूसरी बात भी फिट बैठती है। वो बात कौन सी है? तो ऐसे गुरुओं को ये कहना चाहिए कि आप उस मनुष्य की तरह है जो अपने खेतों की रखवाली करने के बजाय दूसरे के खेतों के बारे में सोचता है। अपने खेतों की रखवाली नहीं करता है, अपने खेत में क्या सिंचाई हो रही है, पानी जा रहा है नहीं जा रहा है, बुआई हुई, वो नहीं सोचता है। वो दूसरों के खेत के ऊपर नजर रखता है, तुम्हारा खेत बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये बात भी ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्षों पर फिट बैठती है कि पहले आपने अपने आचरण में सुधार करना चाहिए, सिद्धांत विचारधारा के अनुसार अपना आचरण करना चाहिए, बाद में दूसरों को समझाना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके ऊपर दोषारोपण हो सकता है, इनकी आलोचना हो सकती है, और जो लोग इनकी आलोचना करेंगे, दोषारोपण करेंगे, वो न्यायोचित भी है, वो तर्क संगत है, वो तथ्य पे, वो सत्य पे आधारित है। ऐसा लोहित सूक्त में कहा है। शायद अब समझ में आ रहा होगा कि आखिर लोहित सूक्त की प्रासंगिकता वर्तमान में कितनी अधिक है। हमको अपना निर्णय बनाने में उससे हेल्प मिलती है। तो ये दूसरे प्रकार के गुरु है जिनके ऊपर, या दूसरे प्रकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिनके ऊपर दोषारोपण किया जा सकता है। अब तीसरे प्रकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि जिन्हें उद्देश्य की जानकारी होती है, सिद्धांतों की जानकारी है, विचारधारा की जानकारी है, उन सिद्धांतों के अनुसार वो आचरण भी करते हैं, लेकिन जब वो समाज में लोगों को समझाने जाते हैं या अपने अधीनस्थ लोगों को समझाने का काम करते हैं, तो कोई उनके तरफ ध्यान नहीं देता है, उनके श्रोतागण उनके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं, और उनके शब्दों पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, ना ही उनके द्वारा कोई अगर रास्ता बताया गया है तो उसके ऊपर अमल करते हैं। वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। तो ऐसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो लोहित सूक्त की वो बात इन पर फिट बैठती है कि ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्षों को पहले ये समझाना चाहिए कि आपने शिक्षा तो ले ली, आपने शिक्षा ले ली, लेकिन लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए इसका प्रशिक्षण आपने नहीं लिया, इसका प्रशिक्षण आपके पास नहीं है। इस वजह से लोग आपकी बात सुनते नहीं है, और ये नहीं होने के बावजूद भी आप दूसरों को केवल शिक्षा देते रहने का काम करते हैं। आप दूसरों को बताते फिरते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये बताते फिरते हैं, जबकि कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सुनाते ही नहीं आता है। इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि अपने जिले में या अपने तहसील में या अपने राज्य में कई ऐसे अध्यक्ष हैं कि जिनको माइक पर बोलने की बड़ी खुजली होती है। उनको माइक दे दो, घंटा घंटा भर माइक ही नहीं छोड़ते। अब सामने वाले को आपकी कही बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, उसके दिमाग में जा रही है, नहीं जा, उससे कोई लेना देना नहीं, बस माइक मिल गया तो बोलना चालू। और फिर अगर उनको कहो कि भाई आपका समय हो गया तो नाराज भी हो जाते हैं। बोलते रहना ही उनका एक मकसद होता है कि बोलना है, बस बोलते रहना ही मकसद है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे या ऐसे जो अध्यक्ष होते हैं, उन अध्यक्षों के बारे में लोहित सूक्त में बताया गया है कि आप जो है केवल शिक्षा देते रहने का काम करते हो, इसके अलावा आपको कोई उसका परिणाम आए, उसका रिजल्ट आए, उसका कोई सार्थक परिणाम निकले, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस बोलना ही आपका मकसद हो जाता है। तो लोहित सूक्त कहता है कि ऐसे गुरुओं को, या आज के संदर्भ में कहे कि ऐसे अध्यक्षों को पहले समझाना चाहिए कि भाई आपके पास में सिद्धांतों की, महापुरुषों के जीवन संघर्ष की, विचारधारा की जानकारी है, आप उसके हिसाब से अपना आचरण भी करते हैं, लेकिन आपको प्रशिक्षित होने की जरूरत है। आपके अंदर प्रशिक्षण का अभाव है,
उस प्रशिक्षण के अभाव को पहले पूर्ण करना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं और फिर भी केवल भाषण देने का ही काम करते हैं तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दोषारोपण होगा, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्षों की भर्त्सना की जाएगी, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्षों के ऊपर के लोग आलोचना करेंगे और उनकी ये आलोचना गलत नहीं होगी। ये लोहित सूत्र कहता है। तो इस तरह साथियों कि तथागत बुद्ध के समय में जो लोहित सूत्र में तथागत बुद्ध ने गुरुओं का जो वर्गीकरण किया, आज की तारीख में जो विभिन्न संगठन है उन संगठनों में विभिन्न प्रकार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन राष्ट्रीय अध्यक्षों का लोहित सूत्र को ध्यान में रखते हुए हमने वर्गीकरण किया है, ताकि हमें भी ये डिसीजन लेने में आसानी हो कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष दोषारोपण करने लायक है और कौन सा नहीं है। उससे हमें सबक सीखने को मिलता है, हमें भी सीखने को मिलती है। इसीलिए तो वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता को हमें समझना होता है, फिर लोगों को समझाना होता है। क्योंकि तथागत बुद्ध के समय का अगर लोहित सूत्र का किसी ने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में उन्होंने केवल साधु 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 कर दिया, उससे वर्तमान में तो कुछ होने वाला है नहीं। लोहित सूत्र का जो पहला और दूसरा एपिसोड जो मैंने कहा है उसको केवल पढ़ लिया तो पढ़ने से उसका वर्तमान में कोई कल्याण होने वाला है नहीं। उस लोहित सूत्र को वर्तमान में लागू करना होगा, उसकी प्रासंगिकता को समझना होगा और समझ के फिर हमें अपना उससे सबक लेना होगा और अपना डिसीजन बनाना होगा। तब जाके उसकी प्रासंगिकता समझ में आएगी, तब जाके वर्तमान में हम लोगों को उस लोहित सूत्र का लाभ मिल सकता है। इसके लिए टॉपिक रखा कि लोहित सूत्र की वर्तमान में प्रासंगिकता। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि आखिर श्रेष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होता है। जैसा लोहित सूत्र में कहा है श्रेष्ठ गुरु कौन सा होता है या श्रेष्ठ गुरु कैसा होता है, हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि वर्तमान में श्रेष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। इसे हम अगले एपिसोड में इसे कवर करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुनिवासी।